ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। हम इलेक्ट्रीशियन के जितने भी चैप्टर होते हैं सारे चैप्टरों की टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर से अधिक अधिक से अधिक MCQ क्वेश्चन कराऊं, जिससे कि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए और बाद में कोई झिझक ना रह जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। आज हम जो आज का जो चैप्टर आपका पहला चैप्टर है, जिसे हम लोग प्राथमिक प्राथमिक विद्युत के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, प्राथमिक विद्युत के नाम से इस चैप्टर को जानते हैं। आज से हम इसी चैप्टर को पहला चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और करते करते लास्ट तक जितने चैप्टर बनेंगे पूरे चैप्टर के MCQ हम आपको यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, और जो भी उसके डाउट होंगे आपको हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराते जाएंगे साथ ही साथ। क्वेश्चन है कि दो विद्युत केतलियों में 2 किग्रा पानी है, एक की वाटेज 100 वाट है, 1000 वाट है, और दूसरे केतली की जो वाटेज है 2000 वाट है। ठीक है, तो पानी उबालने के लिए क्या क्या संभावनाएं यहाँ हो सकती हैं, इन चारों क्वेश्चन को देखेंगे। ABCD। दोनों केतली समान पावर खींचेंगी, पहला आंसर गलत है, क्योंकि दोनों क्या अलग अलग रेटिंग की हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल में जोड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर तो जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं पैरेलल में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर लाइन के ऊपर सेफ्टी रस्सी, B देखेंगे। फिर लाइन के ऊपर लोहे की चैन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। लाइन के ऊपर लोहे की चैन, लाइन के ऊपर लोहे की चैन नहीं हो सकती है। इसके ऊपर किसकी हो सकती है, सेफ्टी रस्सी की। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका B इसका सही होगा कि लाइन के ऊपर सेफ्टी रस्सी। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो चित्र में दिखाए गए हैं ओम के नियम के अनुसार से कौन सा जादुई त्रिभुज है। देखिए इसे जादुई त्रिभुज कहा जाता है कि आप को बस ये जादुई त्रिभुज याद रहे तो ओम के जो तीनों फार्मूले हैं आप यहाँ कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे I बराबर V/R। ठीक है, यही होता है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए I को आप ढक लेंगे तो V/R दिखाई देगा, R को ढक लेंगे तो V/I दिखेगा, और V को ढकेंगे तो क्या दिखेगा, I/R दिखेगा। तो इसे जादुई त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर A आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो लिखा स्थिर चार्ज, स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। मतलब स्टैटिक चार्ज कैसे पैदा होता है आपको पता ही होगा। कहीं भी हम कुछ रगड़ते हैं या अलग अलग पोलरिटी की चीज़ जब आप उसके पास आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक एनर्जी पैदा होता है। जब मानव एक कालीन पे चलता है, जब अधिक रेजिस्टेंस वाले तरल पदार्थ गति में होते हैं, या जब दलहन पदार्थ पोलराइज रबर बेल्ट कन्वेयर या अन्य चलित पट्टे से गुजरते हैं। जैसे ठीक है, यानी पोलराइज रबर के बेल्ट कन्वेयर यानी जो आप देखे होंगे बेल्ट जो चलता है उसके ऊपर कोई भी सामान रख दे तो वो लेके चला जाता है, या उपरोक्त में से सभी अवस्थाएं। तो इसमें देखिए हर जगह क्या है, आपका घर्षण है उत्पन्न है। तो हर जगह जब घर्षण है तो घर्षण से ही स्टैटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तरल पदार्थ में स्थिर चार्ज होती है। जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो चीज़ होता है उसमें जो स्टैटिक चार्ज जो होता है कहाँ पे स्थिर होता है, तरल पदार्थ के ऊपरी हिस्सों में, तरल पदार्थ की ऊपरी सतह पर, पूरे तरल पदार्थ में, या तरल पदार्थ की तली यानी बॉटम में। ठीक है, यानी आपका एक तरल पदार्थ एक में है तो यानी उसकी पदार्थ के ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा कि पूरे पदार्थ में रहेगा स्टैटिक चार्ज। तो इसका ऑप्शन अगर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सोच लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। तरल पदार्थ के ऊपरी सतह पर रहता है। ठीक है, जो भी स्टैटिक चार्ज होता है ऊपर होता है। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन में करने वाला है। जब कॉपर और आयरन के जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडे सिरे से, कपल आप यंत्र जानते होंगे जिससे हम लोग विद्युत भट्टियों का, किसी भट्टी का टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं। तो थर्मोकपल में क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के
पदार्थ के बने हुए राडों को जंक्शन पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा पैदा हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहना प्रारंभ कर देते हैं। तो कॉपर से आयरन की तरफ इलेक्ट्रॉन बहेंगे, या आयरन से कॉपर की तरफ बहेंगे, या किसी धातु से किसी धातु की तरफ नहीं बहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी तो एकदम गलत हो जाएगा। अब यहाँ हो रहा बच जाता है दो ऑप्शन, कॉपर से आयरन की तरफ बहेंगे या आयरन से कॉपर की तरफ बहेंगे। तो इसका जब देखेंगे तो ये जो आपका होगा, तो कॉपर से आयरन की तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन है प्रवाहित होना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कॉपर से आयरन की तरफ। तो कॉपर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जब आयरन क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, छुआ है, लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाते हैं तब कुल रजिस्टेंस क्या होता है। यानी देखिए कई लैंप आपस में लगे हुए हैं पैरेलल में। बैंक लोड आपने अपने आईटीआई कॉलेज में देखा होगा, पावर लैंप लोड बना होता है, पावर जैसे पावर लोड भी कहते हैं या पावर। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लैंप लाइनों से लगे होते हैं, 3-4 लाइनें होती हैं। ठीक है, जिसे लोड बैंक कहते हैं हम। तो जब एक साथ सभी बल्बों का जब स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस, कुल लोड का रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। देखिए समान तो रहेगा नहीं, घटेगा बढ़ेगा जरूर। ठीक है, जब सारे बल्ब जब ऑन हो जाते हैं, सभी के अंदर धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उस समय आपके सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं, हल्के बने हैं, लेकिन बहुत आपके एकदम बेसिक फंडामेंटल से बेसिक है एकदम। 7वां है, परिवर्तनशील परिवर्तनशील लोड का इंडक्टेंस बदलने के लिए। ठीक है, इंडक्टिव लोड का इंडक्टेंस बदलने के लिए, तो आपको पता होगा इंडक्टेंस के लिए एक एक लोहे की सरिया लेंगे, इस पर हम वायरों का क्या करने, टर्न, वही मैग्नेट वाली बात ही कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, टर्नों की संख्या बदलेंगे, चुंबकीय पथ का रिलेक्टेंस बदलेंगे, या सैचुरेशन को नियंत्रित करेंगे, या उपरोक्त सभी विधियों को लागू करेंगे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी विधियां तो यहाँ पे लागू हो सकती हैं। ठीक है, टर्नों की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो हमारी क्या है, इंडक्टेंस क्या है, बदल जाएगा। चुंबकीय पथ का रिलेक्टेंस बदल सकते हैं। ठीक है, इसका रिलेक्टेंस कम कर देंगे तभी आपका चुंबक मजबूत बनेगा। सैचुरेशन तक नहीं पहुंचने देंगे तब भी आपका इंडक्टिव लोड का इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बदल सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी विधियों से हम लोग इंडक्टिव लोड का इंडक्टेंस बदल सकते हैं। इंडक्टेंस को बदलना है, अब जिस भी तरीके से आप बदल सकें। 3 तरीके आपके हैं। 230 वोल्ट रेटिंग के 2 बल्ब चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं, एक 100 वाट का, एक 40 वाट का। देखिए तो आपको सीरीज में आपको पता होगा कि पैरेलल में तो वोल्टेज क्या होता है, सभी पे समान होता है, लेकिन सीरीज में करंट सभी पे समान होता है। ठीक है, 100 और 40 वोल्ट के हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बनता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या बना है कि 40 वाट बल्ब का अधिक रोशनी देगा, या 100 वाट का अधिक देगा, या दोनों बल्ब बराबर रोशनी। देखिए दोनों की वाटें संख्या अलग अलग है, तो बात करें तो 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रोशनी सबसे ज़्यादा आपका ए वाला देगा, और 100 वाट वाला अधिक रोशनी नहीं देगा। अगर ये 100 वाट वाले का अगर और ज़्यादा वाट का होता है कम रोशनी देता है। ठीक है, और बहुत देर तक जलेगा तो 40 वाट वाला फ्यूज भी हो सकता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 100 वाट 250 वोल्ट का रेजिस्टेंस है। यानी आपको दिया गया है कि 100 वाट है, पावर जो यहाँ पे दे दी गया है आपको 100 वाट दे दी गई है, वोल्टेज आपको 250 वोल्ट दे दिया गया है। तो यहाँ पे आर पूछा है, तो आर का आप रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते हो, रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है आर का। तो इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा यूनिक कलर, हाँ ये सही होगा सा। ठीक, तो आपको पता होगा आर के साथ पी का फार्मूला, और रे ठीक, तो इसका आपको फार्मूला पता होगा कि जब रेजिस्टेंस निकालना हो, जब पावर दिया हो तो भी स्क्वायर पी होता है। ठीक है, तो भी का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका 250 गुणे 250 वोल्टेज आपका इतना ही दिया है, और बटे में जब 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य
दो शून्य से दो शून्य कट जाएंगे तो बच जाएगा आपका 25। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 625। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, रेडियो स्टेशन 10 मेगाहर्ट्ज पे कार्य कर रहा है तो उसका वेव लेंथ कितना होगा। तो इसका जो वेव लेंथ आपका बता दें हम, अब देखिए कितना होता है, 10 मीटर, 3 मीटर, 100 मीटर और 30 मीटर, इनमें से कोई नहीं। जो इसका वेव लेंथ आपका हो जाएगा 10 नंबर का टी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। डी का यही सही है, इसमें से ये होगा 30 होगा। डी वाला सही है कि इसमें से 30 मीटर। ठीक है, हमको लगा इनमें से कोई नहीं, कैसे हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, वेव लेंथ हमको ध्यान है 30 मीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर, अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में करंट का मान समय के साथ बदलता है। देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन इन्होंने दिया है। अगर आपका बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो इसमें आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, देखिए हमने 25 क्वेश्चन हमको करना है, थोड़ा टाइम से लग जाएगा तो कोई बात नहीं। 25 क्वेश्चन हमको डेली आपको मैं अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में करंट का मान समय के साथ बदलता रहता है। चलिए देखते हैं। करंट की दिशा और मान समय के साथ बदलता रहता है। करंट का मान सदैव स्थिर रहता है। करंट का मान और दिशा स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो ये सब तो डीसी में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा। करंट की दिशा और मान समय के साथ क्या हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। आपको पढ़े होंगे तो आप ऐसे करके देखे होंगे। ठीक है, 12 नंबर है, डायरेक्ट करंट के सर्किट में क्या होता है। डायरेक्ट करंट के सर्किट में क्या होता है, यानी डीसी करंट के बारे में पूछ रहा है। तो डायरेक्ट करंट के सर्किट में क्या होगा, करंट का मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, या करंट का मान दिशा समय के साथ परिवर्तित रहता है, करंट का मान सदैव स्थिर रहता है, करंट का मान और दिशा स्थिर रहता है। देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा नॉर्मल चेंज किया। अगर आप सोचेंगे बस एक को ऊपर करंट का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, अब कहेंगे ये वाला गलत है। करंट का मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित रहता है, ये भी क्या आपका गलत है। करंट का मान सदैव स्थिर होता है, सी पढ़ेंगे ओके मार के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करंट का मान और दिशा स्थिर रहते हैं, सिर्फ स्थिर रहते हैं, सदैव स्थिर नहीं रहते। करंट का मान सदैव स्थिर थोड़ी रहता है, कहीं 1 एम्पियर का लोड होता है, कहीं 100 एम्पियर का होता है, तो स्थिर थोड़ी होता है। लेकिन मान और दिशा बस निश्चित होते हैं, स्थिर रहते हैं। 13वां, एक छत के पंखे में ए का आवरण घूम रहा है। देखिए क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है। और बी के बीच का रोटर घूम रहा है, इनमें से क्या अनुमान लगाएंगे। यानी एक पंखा ए है, एक पंखा बी है, इसका जो है उसका बॉडी घूम रहा है, इसका इधर रोटर घूम रहा है, बीच मोटा बीच के अंदर का। तो बताइए कौन कौन सा पंखा है। एक ए डीसी है और बी एसी है। ए एसी पंखा है, बी एक डीसी पंखा है। दोनों पंखे एसी और डीसी हो सकते हैं। ठीक है, तो 13 का आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जैसे आपका सीलिंग फैन क्या होता है, उसका क्या घूमता है, बॉडी घूमता है। ये एक एसी पंखा है और बी एक डीसी पंखा है। ठीक है, जैसे आपका छत का पंखा आपने देखा ही होगा, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपने इसका मैंने प्रैक्टिकल भी करा रखा है। पानी के भार, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के बीच बुलबुले बन रहे थे, क्या अनुमान लगाएंगे। यानी एक बाल्टी है, इसके अंदर हमारी बाल्टी हमेशा भी बनती है। ठीक है, तो इसमें 2 तार आप डाल दिए हैं, तो इनमें से दोनों से बुलबुले निकलते हैं। आप क्या अनुमान लगाएं, कौन सी है, एसी है, डीसी है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो 14 का आप देखेंगे क्या होगा, 14 का आपका होगा डीसी। ये धारा क्या है, डीसी। दोनों से क्या हो रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं, तो ये आपकी धारा क्या हो जाएगी, डीसी हो जाएगी। 15 है, एक बाल्टी में तार डालने पर करंट प्रवाहित करने पे बुलबुले बने गर्म हो रहे हैं, बिना बुलबुले बने गर्म हो रहे हैं, यानी बुलबुला नहीं निकल रहा है, डायरेक्टली पानी गर्म हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, कौन सा धारा है, आपकी एसी धारा है। ठीक है, एसी करंट में ऐसा होता है, पानी गर्म होने लगता है। ठीक है, 16वां है, एक से अधिक पावर वाले बल्ब स्विच आप करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, इसमें से किस प्रकार की सप्लाई दी गई। देखिए बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि आप कहीं भी फंसाए जा सकते हैं, आपको जनरली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप रोड पे जब चलते स्ट्रीट लाइट पे चाहे कहीं भी, तो आप देखते हैं आपके घर में भी कोई लाइट होती है, तो एक से अधिक पावर वाले बल्ब स्विच आप करते हैं,
अनुमान लगाते प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, इसमें किस प्रकार की सप्लाई दी गई है, एसी है या डीसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ डीसी सप्लाई दी गई है। डीसी सप्लाई जब दी जाती है तो धीरे धीरे आपके बल्ब हैं जो क्या होते हैं, बंद होते हैं। 17वां है, यदि यदि उपरोक्त प्रश्न के अनुसार यानी ऊपर वाले बल्ब का प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, यदि बल्ब का प्रकाश तुरंत बंद हो जाए तो कौन सा सप्लाई होगा, एसी सप्लाई होगा। ठीक है, और आप अगर पढ़ के ना जाए ये क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम में आ जाए कहेंगे ये कौन सी बात हो गई, ये कैसा क्वेश्चन बन के आ गया, लग रहा है एग्जामिनर पागल था। 18 नंबर है, एक यदि एक आलू पर कुछ दूरी पर दो तारे गाड़कर उसमें बल्ब सीरीज में सप्लाई दिया जाए, तार के चारों ओर आलू का रंग नहीं बदले, तब यह किस प्रकार की सप्लाई है। ये वाला मैंने प्रैक्टिकल आपको कराया है, आप हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कौन सी सप्लाई है। ठीक है, चलिए हम बता दें, जब गाड़ते रंग नहीं बदलता है तो एसी है, अगर रंग बदलता है तो डीसी है। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप का रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज देने के साथ बढ़ता है, सप्लाई वोल्टेज देने से घटता है, सप्लाई वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए बहुत यूनिक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका जो होगा कि सप्लाई वोल्टेज देने के साथ बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ए क्या है सही, क्योंकि टंगस्टन है जो आपका पॉजिटिव कोफिशिएंट एलिमेंट है। ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है। 20वां है, जब एक घर की वायरिंग 1000 वाट हीटर लगाते हैं तब हीटर एलिमेंट लाल तप्त हो जाता है, लेकिन घर की वायरिंग के तार अपेक्षित क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है कि या जब हीटर जलाते हैं हीटर तो गर्म होता है लेकिन वायरें हमारे घर की नहीं गर्म होती हैं उसके मुताबिक। तो ये क्वेश्चन आपके घर पे भी कोई पूछ सकता है, कोई आपको को बना भी सकता है। ठीक है, तो देखिए हीटर एलिमेंट में वायरिंग की अपेक्षा अधिक करंट प्रवाहित होती है, ये भी तो गलत है दिख रहा है। एलिमेंट का तार नंगा है इसलिए इसका गर्मी महसूस कर सकते हैं, वायरिंग का तार इंसुलेटेड है इसलिए इसका गर्मी महसूस नहीं कर सकते। चलिए कुछ के लिए बी भी सही होगा। वायरिंग की अपेक्षा एलिमेंट की तार का रेजिस्टेंस अधिक होता है, कुछ के लिए सी भी सही होगा। और वायरिंग की अपेक्षा एलिमेंट का तार रेजिस्टेंस कम है, कुछ के लिए डी भी सही होगा। सोचेंगे कि वायरिंग का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ज़्यादा है, एलिमेंट कम है इसीलिए वो ज़्यादा खींच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी बन के आएगा, जिसको सी आएगा वो करेक्ट है। वायरिंग की अपेक्षा एलिमेंट तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। करंट जा नहीं पाते तो करंट अपने में झगड़ा करके मार करके वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब हम घर की वायरिंग में 1000 वाट हीटर लगाते हैं तो बल्ब का प्रकाश कम क्यों हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको मिलता है। अब बहुत देखिए सटीक सा क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम एक घर का वायरिंग में 1000 वाट हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश कम क्यों हो जाता है। हीटर द्वारा अधिक करंट खींच लिया जाता है और बल्ब के जलने के लिए कम करंट बचता है। चलो देखते हैं भाई, हीटर के समांतर अधिक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, बल्ब को कम वोल्टेज मिलता है। सी, लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तथा लैंप और हीटर को कम वोल्टेज मिलता है। या लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होने से बल्ब को कम वोल्टेज मिलता है, हीटर वोल्टेज पर प्राप्त नहीं होता, हीटर पर वोल्टेज प्राप्त ही नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन बना है, आप इसे जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो इसके का मेन कारण क्या हो जाएगा, लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, लैंप और हीटर को कम वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी आपका सही हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है सही हो। देखिए बहुत बारीकी सी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को वोल्टेज कम मिले, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो दोनों को वोल्टेज कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हीटर ने वोल्टेज ड्रॉप करा दिया तो हीटर को ज़्यादा मिलेगा, नहीं, दोनों को क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। 22 नंबर है, लोड स्विच ऑफ करने पे स्पार्किंग पैदा होती है क्योंकि सर्किट। ठीक है, इसका मेन कारण क्या हो जाता है मैं अभी बता रहा हूँ, अधिक इंडक्टेंस, अधिक कैपेसिटेंस, अधिक रेजिस्टेंस, अधिक इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं, इम्पीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस एसी सर्किट का। ठीक है, तो इम्पीडेंस तो हो ही नहीं सकता। अधिक रेजिस्टेंस से नहीं होती है। अधिक कैपेसिटेंस, देखिए अधिक कैपेसिटर के द्वारा हम चिंगारी को रोकते हैं कि कैपेसिटर लगा के, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिक इंडक्टेंस अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, हमारा स्पार्किंग पैदा
होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे दो तार है तो इलेक्ट्रॉन हमारे उतावले होकर कूद जाते हैं, जब कूदते हैं तो हवा में फ्रिक्शन के कारण उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पे आग लग जाती है, चिटचिटाहट उत्पन्न हो जाती है। इसका मेन कारण यही होता है, अधिक इंडक्टेंस। ठीक है। 23 नंबर, सर्किट में विद्युत करंट प्रवाहित होने से, और कोई करंट सर्किट में तो क्या आप देखेंगे, तापीय प्रभाव देखेंगे, प्रकाशीय देखेंगे, रासायनिक देखेंगे, चुंबकीय देखेंगे, या उपरोक्त सभी देखेंगे। ठीक है, सर्किट में विद्युत करंट प्रवाहित होने से, तो सर्किट में जब विद्युत करंट बस प्रवाहित होगा तो कि कोई उपकरण नहीं लगा है तो सिर्फ एक ही प्रभाव बचता है, कौन सा पड़ता है, तापीय प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर पी बराबर आई स्क्वायर है, और जितना करंट बहेगी उसका स्क्वायर और आर उतना हीट यहाँ पे क्या होगा आपका जनरेट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और जो उपरोक्त सभी मार दिया तो अरे क्या मारे, विद्युत करंट के प्रभाव पढ़ेंगे हम। हाँ, प्रकाशीय भी प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, यानी उपरोक्त सभी ये मारेंगे तो गलत हो जाएगा। सर्किट में हम सिर्फ तापीय प्रभाव को इफेक्ट कर देखते हैं और अदरवाइज को नहीं देखते हैं। ठीक है, वैसे करंट के सभी प्रभाव ही हैं। 24 नंबर है, ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई देनी चाहिए। ट्रांजिस्टर और रेडियो, रेडियो तो आपने चलाया होगा, लेकिन अब के जनरेशन के बच्चे तो रेडियो तो देखेंगे ही नहीं, रेडियो क्या होता है। ठीक है, तो कम सप्लाई एसी वोल्टेज रेडियो में सप्लाई नहीं दी जाती, एसी सप्लाई नहीं दी जाती है। हाई वोल्टेज एसी गलत। अब कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज, तो आपको पता है आपका रेडियो कितने वोल्ट में चलता, दो पतला पतला से लगता था 3 वोल्ट से भी चलता था, मोटा वाला 3 ठोल लगता था से 4.5 वोल्ट से भी चलता था। तो कम वोल्टेज की क्या देंगे आप, डीसी देंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि, जो फंडामेंटल पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल का वो तुरंत मार के चला जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, या वस्तु का तापमान बढ़ जाए, या वस्तु का तापमान कम हो जाए। उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है, तो मारेगा डी, खत्म हो जाएगा, कहानी 1 नंबर कट गया। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी वह पदार्थ उतना ही सबसे अधिक सुचालक होगा। ठीक है, तो आज का ये जो 25 नंबर का 25 क्वेश्चन का टर्नियोर है यहाँ से अब खत्म हो गया। अब रोज़ हम कोशिश करेंगे 25-25 क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराएं, या इससे भी अधिक क्वेश्चन, कि जल्दी से जल्दी से मैं टोटल चैप्टर को क्या कर दूँ, आपका क्लोज कर दूँ। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।